माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं राजेश्वरी चौहान, प्रवक्ता महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज गाजियाबाद से आज कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट भाग 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार है। आपातकाल की पृष्ठभूमि, गुजरात और बिहार के आंदोलन, पश्चिम बंगाल की नक्सलवादी आंदोलन, सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के परिणाम, इन सभी टॉपिक को आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आपातकाल की पृष्ठभूमि। इस पाठ में आपको जानकारी देंगे कि आपातकाल कब, कैसे और क्यों लगाया गया। उसको बताने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। 1967 के बाद से भारत में राजनीतिक बदलाव आने शुरू हुए। क्या क्या बदलाव आए? यहाँ पर दो प्रधानमंत्रियों का देहावसान हुआ। देहावसान माने मृत्यु होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा, जिसके बाद इंदिरा गांधी जैसी महिला प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी निश्चित की गई। इंदिरा गांधी एवं मोरारजी देसाई के बीच चुनावी संघर्ष। दावेदारी इंदिरा गांधी जी की थी, लेकिन उनके पार्टी के ही नेता मोरारजी देसाई भी थे, जो दोनों के बीच में चुनावी संघर्ष का रूप बना। इंदिरा गांधी का एक सशक्त नेता के रूप में उदय हुआ। यहाँ थोड़ी सी जानकारी ये है कि ये मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रांत में मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट हुआ करता था, यानी जो नेहरू जी के साथ काम कर चुके थे या के कामराज जैसे व्यक्ति किंग मेकर का रूप धारण किए हुए थे। एक कम उम्र की महिला को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी देना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। इंदिरा गांधी का एक सशक्त नेता के रूप में उदय होना, आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो रही थी उस समय, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट आई। रुपए का अवमूल्यन, इसका अर्थ है रुपए की जो वैल्यूज होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो गिर रहा था। गैर कांग्रेसवादी संगठन। गैर कांग्रेस यानी जो कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के संगठन थे, उनको एक बात समझ में आ गई थी कि यदि कांग्रेस पार्टी को हराना है तो हमें अन्य या गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी को हराया जा सकता है। दल बदल की राजनीति भी प्रभाव में आ रही थी। यहाँ ये चित्र दिया है आया राम और गया राम। इसका उद्देश्य दल बदल की राजनीति से था। दल बदल की राजनीति पर रोक भी लगाई गई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी छोड़कर दूसरे चुनावी राजनीतिक दल में जाना दल बदल की राजनीति कहलाई। केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, जबकि राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठबंधन यानी गठबंधन की राजनीति भी प्रभाव में थी। कांग्रेस में विभाजन शुरू हुआ, जैसे इंदिरा बनाम सिंडिकेट। यहाँ दो विचारधाराएं पनप रही थी। यहाँ सिंडिकेट जो नाम दिया हुआ है, इसमें के कामराज, एस निजलंगप्पा जैसे पुराने नेतृत्व कर रहे थे, और इंदिरा का एक सशक्त नेता के रूप में उभरना सिंडिकेट को पसंद नहीं आ रहा था।
राष्ट्रपति पद चुनाव 1969 में हुआ। यहाँ सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे जिन्हें 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए एन संजीव रेड्डी को नाम दिया गया राष्ट्रपति पद के लिए, जबकि इंदिरा गांधी की अस्वीकृति थी इस मामले में। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को इस पद के लिए नामांकन भरने के लिए कहा गया। दोनों ही विचारों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिसका परिणाम ये रहा कि यहाँ एक चित्र दिया है, ये इंदिरा गांधी हैं और ये तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी चुनावों के बाद विजयी घोषित किए गए। और यहाँ दिखाया गया है के कामराज को घुटने टेकते हुए, और यहाँ पर राष्ट्रपति पद में वीवी गिरी को समर्थन देने के कारण इंदिरा गांधी का एक सशक्त नेता के रूप में उभरना तय हो गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उधर बांग्लादेश का बनना। करीब बांग्लादेश से 80 लाख लोग भारत की सीमा में आ चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला बाद में बांग्लादेश बना और इसको बनाने की मुख्य भूमिका इंदिरा गांधी की रही। तो ये कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान युद्ध का सामना करना, बांग्लादेश का बनना, राष्ट्रपति पद पर चुनाव होना, ये तीनों इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे थे। औद्योगिक विकास की दर में कमी हुई, बेरोजगारी बढ़ रही थी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देने से मना कर दिया था। आपातकाल के समय में गुजरात आंदोलन, यहाँ से सरकारी कार्यों से असंतुष्ट, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के परिणाम स्वरूप राज्यों में आंदोलन प्रारंभ हुए। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न वस्तुओं, तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध आंदोलन का शुभारंभ किया। ये छात्र आंदोलन था, लेकिन इसमें धीरे धीरे बड़े राजनीतिक दल भी शामिल हो गए थे, जिससे यह आंदोलन अपना एक विकराल रूप धारण कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यहाँ राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि यदि किसी राज्य में संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाना असंभव हो रहा हो, तो केंद्र सरकार या संघीय शासन राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा संवैधानिक संकट लगाया जाता है। विपक्षी दल एवं आंदोलनकारियों के द्वारा राज्य में पुनः विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की गई। लगातार बढ़ते हुए दबाव के कारण 1975 में दोबारा विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस की हार हुई। बिहार आंदोलन उधर गुजरात में चल रहा था और यहाँ बिहार में, दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी। मार्च 1974 बिहार राज्य में छात्रों ने जयप्रकाश नारायण या जेपी के नेतृत्व में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न अभाव के मुद्दों को लेकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर स्वीकार किया कि यह आंदोलन अहिंसक रहेगा तथा यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। इस आंदोलन का नारा था संपूर्ण क्रांति, अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। यानी ये आंदोलन अहिंसक, यानी इसमें कोई भी लड़ाई झगड़े, आगजनी या अराजक तत्व भाग नहीं लेंगे। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों से आंदोलन को अहिंसक रखते हुए इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने सामाजिक,
आर्थिक राजनीतिक सीमाओं में रहते हुए संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया और इस आंदोलन के अंतर्गत बिहार सरकार के इस्तीफे की मांग की, जिससे तत्कालीन सरकार द्वारा मना कर दिया गया। वर्ष 1974 में ही रेल कर्मचारियों द्वारा एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। आप समझ सकते हैं कि यदि हड़ताल होती है रेल कर्मचारियों के द्वारा तो ये विभाग तो बिल्कुल बंद हो गया। यात्रियों को समस्याएं रही होंगी आने जाने में, अपने कार्यों को पूरा करने में, जिसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडीज ने किया। इस हड़ताल ने देशव्यापी राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया और यह हड़ताल बोनस और सेवाओं से जुड़ी शर्तों को लेकर की गई थी। वर्ष 1975 में जयप्रकाश नारायण ने आम जनता एवं गैर कांग्रेसी दलों के साथ संसद मार्च का नेतृत्व किया। ये डेट 24 जून 1975 दिल्ली में। इन्हें जनसंघ कांग्रेस ओ माने सिंडिकेट वाली कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। इंदिरा ने अपनी कांग्रेस यानी नई कांग्रेस का नाम दिया था। भारतीय लोकदल तथा सोशलिस्ट पार्टी जैसे विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था। गुजरात एवं बिहार आंदोलन में इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली सरकार को हटाने की मांग की गई, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन आंदोलनों को उनके विरुद्ध व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया। यहाँ ये चित्र दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण का, जिन्हें हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। युवा अवस्था में मार्क्सवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक रहे हैं। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए। नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार किया। 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ी और भूदान आंदोलन में सक्रिय हो गए। भूदान यानी बड़े जमींदारों से जमीन लेकर के भूमिहीन कृषकों को जमीनें दी गई थी। बिहार आंदोलन के नेता रहे, आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत रहे। वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के क्षेत्र में किसानों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसका नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर के लोगों द्वारा किया गया। यह आंदोलन धीरे धीरे भारत के कई राज्यों में फैल गया। नक्सलबाड़ी क्षेत्र से विद्रोह की उत्पत्ति होने के कारण ही इसे नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1969 में नक्सलवादियों ने चारू मजूमदार के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का गठन किया। नक्सलवादी आंदोलन कार्यकर्ताओं द्वारा गौरिल्ला रणनीति का प्रयोग किया गया। यहाँ ये शब्द प्रयोग किया है गौरिल्ला। गौरिल्ला पशु का नाम है। गौरिल्ला का अर्थ है कि जब हमारे पास कुछ व्यक्ति, सेना कम होती है, खुला मैदान क्षेत्र होता है, तो इसमें पीछे से वार किया जाता है, जिसे हम दूसरा नाम कह सकते हैं छापामार युद्ध। इनके द्वारा धनी भूस्वामियों से जबरदस्ती जमीन छीनकर गरीब एवं भूमिहीन लोगों को दी गई। इस आंदोलन ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग किया और सरकार इस हिंसक आंदोलन को रोक पाने में अक्षम रही। यहाँ ये चित्र दिया हुआ है महाश्वेता देवी का उपन्यास 1084 की माँ। यहाँ ये बताने का प्रयास है
कि जब जब समाज में जैसे विचारों की लहर बनती है, सिनेमा भी उससे वंचित नहीं रहते। इसी पर आधारित ये फिल्म बनाई गई। यहाँ चित्र दिया है चारू मजूमदार, जिन्होंने कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी, नक्सलवादी बगावत के नेता रहे हैं। आज़ादी से पहले तेभागा आंदोलन में भागीदारी रही, सीपीआई छोड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। किसान विद्रोह के माओवादी पंथ में विश्वास था, क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक रहे और पुलिस हिरासत में इनकी मौत हुई। न्यायपालिका तथा सरकार के बीच संघर्ष। 1970 के दशक से ही सरकार और शासक दल के न्यायपालिका के साथ गहरे मतभेद चल रहे थे। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब हम मुख्य पॉइंट्स पर आ रहे हैं इस पाठ के। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कुछ कार्यों को देश के संविधान के विरुद्ध बताया। दूसरी ओर कांग्रेस न्यायालय के निर्णय को संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध मान रही थी कि संसद को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी दोनों के मतभेद क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने न्यायपालिका पर आरोप लगाया कि उसका दृष्टिकोण प्रगतिशील नहीं है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगा रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या संसद संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह अधिकारों में कटौती कर सके। इसका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो संविधान में मूल संरचना है उसमें संसद को भी संशोधन करने का अधिकार या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ऐसा न्यायपालिका ने रोक लगाई। संसद में नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने हेतु मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी गई। यहाँ दो बातें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया। इस कारण सरकार और न्यायपालिका के मध्य तनाव उत्पन्न हो गए। इसके बाद केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। वर्ष 1993 केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया था। व्यवस्था यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन वर्ष 1973 में सरकार ने वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके, यानी वरिष्ठता क्रम को अनदेखा किया, न्यायमूर्ति A.N. राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ये तीसरे स्थान पर थे और इनको हम प्रथम स्थान पर ले आए थे, जिससे एक नया विवाद उत्पन्न हो गया था। आपातकाल की घोषणा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, अब यहाँ बात कर रहे हैं आपातकाल की घोषणा के बारे में, कैसे भूमिका बनी है इस घोषणा के संदर्भ में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 1975 में समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। कौन कर रहा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चुनाव के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर स्थगनादेश सुनाते हुए, स्थगना माने
कुछ समय के लिए उस निर्णय को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, रोक दिया गया। कहा कि जब तक इससे संबंधित अपील की सुनवाई नहीं हो जाती तो इंदिरा गांधी सांसद तो रहेंगी लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती और कोई भी वोट नहीं कर सकती लोकसभा में। जयप्रकाश नारायण द्वारा सभी कर्मचारियों सहित पुलिस तथा सेना से सरकार के असंवैधानिक सरकारी आदेशों का पालन न करने की अपील की गई थी। यहाँ नाम दिया है पुलिस और सेना, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी पर यही आरोप लग रहे थे कि वो अपने निजी हितों के लिए पुलिस का प्रयोग कर रही है, सेना का प्रयोग कर रही है। लेकिन जयप्रकाश नारायण का आह्वान कि यदि आप पुलिस और सेना उनके आदेशों का पालन ना करें तभी व्यवस्थाओं में संवैधानिकता आ सकती है। आपातकाल के समय गंभीर संकट चल रहे थे, आंतरिक गड़बड़ी बताई जा रही थी। भारतीय संविधान द्वारा आपातकाल के संदर्भ में सरकार को विशेष शक्तियां दी गईं, जैसे संपूर्ण शक्ति केंद्र में समाहित हो जाती है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि आपातकाल के 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 के अनुसार सशस्त्र विद्रोह की संभावनाएं हों तब आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक संकट या राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाना असंभव हो रहा है तो संवैधानिक संकट लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट लगाया जाता है, जो आज तक हमारे भारत में इसकी आवश्यकता नहीं हुई है। सामान्य परिस्थितियों में तो व्यवस्था हमारी केंद्र और राज्यों में वितरित है, लेकिन आपातकाल के समय शासन की सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती हैं। सरकार के क्या सभी मौलिक अधिकारों पर अंकुश यह कटौती कर सकती है? आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक राजनीति के कार्य सामान्य रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयास, उस समय सरकार ने क्या कार्य किए? आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की गई। कांग्रेस सरकार ने निवारक नज़रबंदी माने किसी को किसी गलती के बिना ही जेलों में डाल देना, बंद कर देना और उनकी सूचना उनके घर वालों तक या रिश्तेदारों तक भी ना पहुंचाना, निवारक नज़रबंदी। कितने समय तक बंद रखे जाएंगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं। इस कानून के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यहाँ शब्द प्रयोग किया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत छठा मौलिक अधिकार दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें पहला हेडिंग दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी 24 घंटे के अंदर बंदी को जज के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करना होता है, जिसमें गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं दिया गया था। आपातकाल के समय कई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर सकते हैं, किंतु वर्ष 1976 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को बदल दिया। इसे सर्वोच्च न्यायालय का सबसे विवादित निर्णय माना गया, क्योंकि यह निर्णय नागरिकों के विरुद्ध था। आपातकाल के परिणाम। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि इस लेसन में जो मुख्य टॉपिक हैं वो आपातकाल की घोषणा और परिणाम हैं। तो आपातकाल लगा है तो फिर उसके बाद परिणाम क्या हुए? प्रेस पर सेंसरशिप। सेंसरशिप माने प्रतिबंध, रोक लगा देना। प्रेस माने आपकी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमायत ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिए गए।
ये आरएसएस के नाम से आप लोग जानते हैं, और जमायते इस्लामी, ये ऐसे संगठन थे कि ये अपने अपने कार्य उस समय जो कर रहे थे प्रचार के, उनके द्वारा भी रोक लगी गई। धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए थे, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारे सभी अधिकार स्थगित हो जाते हैं आपातकाल के समय में। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। निवारक नज़रबंदी माने बिना गलती के लोगों को जेलों में बंद कर देना। राजनीतिक कार्यकर्ता भूमिगत हो गए, जिसे हम कह देते हैं अंडरग्राउंड हो गए, तो भूमिगत होकर के उन्होंने सरकार के खिलाफ लगातार अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी। 42वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया और इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित कर दिया था। सेमिनार एवं मिनिस्ट्री, इन पत्रिकाओं ने सेंसरशिप का विरोध किया और अपनी पत्रिकाओं का संचालन एवं प्रकाशन बंद किया, और इस परिणाम में ये भी गतिविधियां रखी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके कार्यालयों की बिजली भी काट दी थी। यानी हर प्रकार से समस्याओं को बाधा उत्पन्न करना या उनके कार्यों में अड़ंगे डालने का कार्य किया गया। यहाँ बच्चों अब इस समय देखेंगे हम गृह कार्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से आप क्या समझते हैं? इसी नाम से हमारा पाठ शुरू हुआ है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट माने जब शासन की व्यवस्था संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चलती है, तो ये अपने आप में एक संकट है। आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में बताइए। आपातकाल की यदि घोषणा की गई थी, सरकार ने वो कौन कौन से तथ्य दिए जिससे उन्होंने अपनी बातों को सही सिद्ध किया। न्यायपालिका और सरकार के बीच किन संवैधानिक मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हुए, जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, प्रेस सेंसरशिप के मामले में, 42वां संवैधानिक संशोधन के बारे में। तो ये ऐसे परिस्थितियां थी जो बीच में तनाव उत्पन्न कर रही थी। इसमें हम जोड़ सकते हैं आय का परिसीमन या बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण अथवा प्रीवी पर्स जैसी घटनाओं को। आपातकाल के क्या परिणाम हुए? आपातकाल से हमने क्या सीखा? आपातकाल का क्या रिजल्ट निकला? इस संदर्भ में आप इस प्रश्न का उत्तर पूरा करेंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा ये एक टॉपिक क्लियर हुआ है और आशा है कि बच्चों को समझ आया होगा। धन्यवाद।